सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशन पाथफाइंडर चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो कंपैरेटिवली इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट फोर्सेस हमको बैलेंस करने हैं। यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रॉड ऑफ मास 10 kg इज हिंज्ड एट इट्स मिड पॉइंट ऑन टॉप ऑफ ए पेडेस्टल ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर। ये कोई एक वेज टाइप का स्ट्रक्चर है जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक रॉड को हमें बैलेंस करना है और रॉड मिड पॉइंट पर टच कर रही है इस पेडेस्टल को। रॉड का मास हमें दिया हुआ है कितना, 10 kg, राइट, एंड द मास ऑफ द पेडेस्टल इज 250 ग्राम। द एंड्स ऑफ द रॉड आर कनेक्टेड टू अ सीलिंग विद द हेल्प ऑफ टू स्प्रिंग्स ऑफ इक्वल रिलैक्स्ड लेंथ L0। ये दोनों एंड्स जो हैं स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं और स्प्रिंग्स जो दोनों तरफ कनेक्टेड है उनकी नेचुरल लेंथ L0 यानी 40 सेंटीमीटर है। एंड अनइक्वल फोर्स कांस्टेंट है K1 एंड K2 एज 25 एंड 15 न्यूटन पर मीटर। In equilibrium, the rod stays at an unknown angle from the horizontal and the springs are vertical as shown in the figure. If height of the ceiling above the floor is 1.5 meter, if the height of the ceiling from the ground is 1.5 meter, then we have to find the force of normal reaction between the pedestal and the floor. तो इस ग्राउंड ने इस प्लेटफॉर्म या जो भी ये वेज है या पेडेस्टल जिसको बोल रहे हैं, इस ग्राउंड द्वारा इस पेडेस्टल पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम इस रॉड के रोटेशनल और इस रॉड के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। रॉड के रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए यानी रॉड के रोटेशन ना करने के लिए ये स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी और ये वाली स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी, दोनों स्प्रिंग्स के जो टॉर्क होंगे सेंटर के अबाउट वो हमें बैलेंस करने होंगे। तो इससे ये रॉड आ जाएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। देन इस रॉड को हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाना है यदि, तो रॉड पर दोनों स्प्रिंग्स के लगने वाले फोर्सेस और यहाँ से लगने वाला नॉर्मल हम बैलेंस कर देंगे। या फिर हम इन दोनों को ही एक कंबाइंड सिस्टम मान करके दोनों स्प्रिंग का फोर्स जो ऊपर लग रहा है, इन दोनों का mg जो नीचे लग रहा होगा, दोनों का मिला के m1 प्लस m2g जिसे mg बोल रहा हूँ, तो दोनों स्प्रिंग का ऊपर वाला फोर्स F1 F2, नीचे वाले दोनों mg और एक ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल, इनको हम बैलेंस कर देंगे। तो ये कुछ डेटा हमें दिया हुआ है K1 K2 लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन नेचुरल पोजिशन इन अनस्ट्रेच्ड लेंथ, मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल एंड हाइट ऑफ द सीलिंग फ्रॉम द ग्राउंड आर गिवन एज 1.5 मीटर। तो मान लीजिए जब ये वाली जो लेंथ होगी, ऑब्वियसली ये वाली जो लेंथ होगी पेडेस्टल और सीलिंग के बीच की, ये वाली लेंथ 1 मीटर होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि टोटल 1.5 है और ये 0.5 मीटर है। टोटल 1.5 में से 0.5 मीटर ये वाला हट जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी विच इज 1 मीटर। अब ये जब रॉड थोड़ा सा टिल्ट होगी ऊपर की तरफ, मान लीजिए इसका एंड ऊपर x चला गया तो ये वाला एंड नीचे की तरफ x आ जाएगा। तो ये वाली जो लेंथ बची अपने पास इफेक्टिवली वो बची कितनी, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स इसकी लेंथ है अभी और नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की 0.4। तो 1 माइनस एक्स अभी लेंथ है इसकी, 1 माइनस एक्स इसकी अभी लेंथ है, मान लीजिए ये 1 माइनस एक्स है और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी मात्र कितनी, 0.4। तो कितना खिंचाव आ गया होगा इस स्प्रिंग में, 1 माइनस एक्स माइनस 0.4 का खिंचाव आ गया होगा। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन इनटू K1, ये स्प्रिंग का फोर्स आ गया। सेम टू सेम ये वाली लेंथ जो होगी नीचे तक की वो 1 प्लस एक्स हो गई और नेचुरल लेंथ थी अपने पास कितनी, 0.4 इंटू K2 करेंगे तो ये वाली स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा। क्योंकि हम मान रहे हैं कि एक्सटेंशन हुआ है दोनों स्प्रिंग्स में ओवरऑल, तो ये वाला फोर्स भी ऊपर होगा और ये वाला फोर्स भी ऊपर ही एक्ट कर रहा होगा। दोनों फोर्सेस जो हैं ऊपर की तरफ ही एक्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखते हैं हम आगे। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो एक स्प्रिंग का फोर्स कितना दूरी पर लग रहा है, देख सकते हैं अपन, L0/2 पर लग रहा है। ये वाला स्प्रिंग का फोर्स भी कहाँ लग रहा है, L0/2 पर लग रहा है। तो स्प्रिंग का फोर्स इंटू दूरी L0/2, दूसरे स्प्रिंग का फोर्स इंटू L0/2, L0/2 से L0/2 जाएगा। K1 K2 की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी और x आ जाएगा 0.15 मीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। अब रॉड और पेडेस्टल को मिलाकर के एक साथ अपन देख लेते हैं। मैंने कहा था इस पर फोर्स लग रहा है F1 स्प्रिंग का ऊपर, इस पर लग रहा है स्प्रिंग का फोर्स F2 ऊपर की तरफ और इन दोनों के mg लग रहे हैं नीचे और एक नॉर्मल लग रहा है जो कि हमको पता करना है इफेक्टिवली। तो हम लिख सकते हैं ऊपर वाले F1 F2 अलॉन्ग विद दिस नॉर्मल विल बैलेंस आउट दिस m1 प्लस m2g। तो लिख देते हैं, देखिएगा आप,
दोनों स्प्रिंग के फोर्स लिखे हमने, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, अभी पुट कर देंगे हम। स्प्रिंग के फोर्स मैंने यहीं से लिखे हैं ऊपर से, तो दोनों स्प्रिंग के फोर्स लिखे अपन ने, नॉर्मल लिखा ऊपर और नीचे मैंने दोनों के mg लिख दिए। एक रॉड जो दी हुई है उसका मास 10 kg था तो उसका mg 100 हो गया। दूसरी वाली जो पेडिस्टल है वो 250 ग्राम का है, मतलब 1/4 kg का है, उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/4 आ जाएगा न्यूटन में। तो ये टोटल mg हो गया, ये दोनों स्प्रिंग के फोर्स हो गए और ऊपर नॉर्मल हो गया। जैसे ही आप x की वैल्यू 0.15 और 0.15 पुट करोगे, k1 की वैल्यू और k2 की वैल्यू पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो नॉर्मल की वैल्यू आपके पास जनरेट होने लग जाएगी और फाइनल सोल्यूशन के रूप में आप इस नॉर्मल की वैल्यू देख सकते हैं। इट विल कम आउट टू बी 80 न्यूटन एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो कंपैरेटिवली बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको दोनों स्प्रिंग के फोर्स लिख के टॉर्क बैलेंस करना है। टॉर्क बैलेंस करना है आपको इस ओ पॉइंट के अबाउट दोनों स्प्रिंग के फोर्सेस का, और इन दोनों चीज़ों के कंबाइंड ऑब्जेक्ट मानते हुए दोनों स्प्रिंग के फोर्स F1 और ऊपर स्प्रिंग का फोर्स F2 को ऊपर लगने वाला इन दोनों पे मिलाकर के नॉर्मल ग्राउंड वाला और इन दोनों के mg को आपको बैलेंस कर देना है, दैट्स इट, और आपका आंसर तैयार हो जाएगा इजीली। राइट, सो आई होप काफ़ी सिंपल सा लगा होगा आपको ये सोल्यूशन, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आर videos, then do share our videos, subscribe our channel, and if you find any other interesting approach to the solution of these questions, then do write to us in comment box. Thank you.